हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो हो रहा है 105वां, यानी भारत 105वें स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर हांगकांग रहा है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड और पांचवें नंबर पर यहाँ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और हमारा भारत रहा है 105वें नंबर पर, और जो चीन है वो 124वें नंबर पर रहा है। अब ये रिपोर्ट है किसने जारी की, तो ये कनाडा की एक फ्रेजर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। और इसे भारत में एक नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। और यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण था। और रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नई प्रतिबंधों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर यह आधारित है। और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के साथ ऋण बाजार के कसने से भारत के स्कोर पर बहुत असर पड़ा है। और रैंकिंग के आधार पर इस रिपोर्ट में 4 भागों में विभाजित इसे किया गया है। अब यहाँ पर जो सबसे कम रैंकिंग वाले देश हैं उनकी बात करें तो हैं अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अलांगो, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला। और जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है इसकी जो अध्यक्ष हैं वो पीटर ब्राउन हैं। इसका हेडक्वार्टर वैंकूवर कनाडा में स्थित है। और सिविल सोसाइटी अध्यक्ष जो हैं वो पार्थ जे शाह हैं, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान जताया है। तो मूडीज ने यह जताया है -11.5% रहने का। और साथ ही मूडीज ने जो फाइनेंशियल ईयर 21 जो 2022 है यानी 21-22 उसके लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी इन्होंने जताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 21 का जो 13वां संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो जो एरो इंडिया 21 का जो 13वां संस्करण है वो 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 में वो आयोजित होगा, और वो होगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। और जो वायुसेना स्टेशन है वहां पर येलहंगा उसके अंदर यहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी बेंगलुरु में। और रक्षा मंत्री हैं जो हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और जो एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और इसे aeroindia.government.in वेबसाइट पर देखा भी जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फर्स्ट एडिड डे। और ये ये 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और जो तो अभी 2020 में मनाया गया, ये मनाया गया है 12 सितंबर को। वैसे ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और दुनिया भर में चोट लग जाती है उनको रोकने के लिए और जीवन को बचाने में प्राथमिकता चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यह 12 सितंबर को मनाया गया है। अब इस दिन की जो शुरुआत है वो वर्ष 2000 में की गई थी। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा ये प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हर साल ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और पूरे देश भर में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया था। और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को आधारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। और हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा की देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नाओमी ओसाका, और ये नाओमी ओसाका हैं, ये जापान की हैं, और इन्होंने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है और वीमेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने जीता है वीमेन सिंगल का, और वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी इन्होंने ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और ओसाका ने इससे पहले 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन की खिताब भी इन्होंने जीता था। और अब यह 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी भी बन गई हैं, और इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर भी पहुंच गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये जीता है डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवेरेव को, और इन्होंने मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जो थिएम है, इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, और इसके साथ ही यूएस ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता हो। और थिएम 2004 फ्रेंच ओपन की गैंगस्टन गार्डियो के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, और ये 6 साल में पहली बार यूएस ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया वी मुरलीधरन, और जो वी मुरलीधरन है ये हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं। जो हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर प्रसाद, और वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया, और मंत्री जी ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने के सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों का साझा किया यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेगा। अब जो आसियान है इसके बारे में बात करें तो आसियान इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, और ये जो संगठन ये अंतर सहकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई राज्यों के बीच में यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। और इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है और लाओस है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया है? तो यह भारत ने किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में, और इन्होंने वर्चुअल मोड में आधारित स्तर पर किया गया है। और इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा यहाँ पर की है। अगर इनकी प्रतिभागी बैठक के जो प्रतिभागी थे उसके बारे में बात करें तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमेरिका में जो हैं सुश्री वाणी राव, और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से श्री सोमनाथ घोष इन्होंने किया। और जो अमेरिकी प्रतिनिधित्व का नेतृत्व है, प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो अमेरिकी राज्य विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री DN थॉम्सन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों की कार्यवाही सहायक सचिव श्री डेविड हेलवे ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन कि F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और ये ब्रिटेन से हैं, और ये मर्सिडीज के रेसर हैं। और ये जो रेस है ये इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित की गई थी, और इस सीजन की उनकी छठी जीत है, और उनके कैरियर की ये 90वीं F1 यानी फॉर्मूला 1 जीत है। इस रेस में वोल्टरी बोटास दूसरे नंबर पर रहे, अलेक्जेंडर एल्बोन ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। अब बात करें निधन की तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, और वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। और हाल ही में गेम ऑफ
थ्रोन सीरीज में निभाई। ओलेना टाइरेल की भूमिका के लिए लोकप्रिय हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिंग, इनका भी निधन हो गया है। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में और पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एमा पील के रूप में अभिनय भी किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।